श्वेता, एक और चीज यहाँ हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए कि जिस तरीके से अरब की तरफ से लगातार ईरान को धमकियां दी जा रही हैं कि लिमिट को क्रॉस किया जा चुका है, अब नागरिकों को निशाना आप बना रहे हैं, और जिस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट एक बहुत बड़ा संकट है दुनिया भर के लिए। बेशक कितने भी देशों की तरफ से कहा जाए कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए ईरान को, लेकिन ईरान को जो करना है, जिसके साथ संबंध अच्छे हैं, ईरान अपनी स्ट्रेटेजी के साथ चल रहा है आगे। आगे किस तरह की चीजें और देखने को मिल सकती हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इतनी गहमा गहमी के बाद और इस तरह की स्थितियों के बाद? मैं इतना आपको बताऊं कि नॉर्थ इजराइल में बार बार अलर्ट्स जो हैं वो तेजी से आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जेरूसलम और टेल अवीव के ऊपर सायरन बजेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनली टेलीकास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इंटरनेशनल मीडिया की मौजूदगी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो मुझे लगा था कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू एड्रेस करने आएंगे और उस तरह की चीजें कहेंगे तो किसी भी समय कुछ भी यहाँ पर, अभी भी बहुत देरी नहीं हुई है, हो सकता है किसी भी समय यहाँ पर जो बॉम्ब अलर्ट्स हैं वो चलना शुरू हो जाए। लेकिन इस समय शशि, जिस तरीके से ईरान पर चौतरफा हमले और ईरान के खत्म होने की बात जिसका एक संकेत डोनाल्ड ट्रंप भी देते हैं और बेंजामिन नेतन्याहू पूरी पूरी शिद्दत के साथ पूरे असर्ट करके इस बात को कहते हैं कि ईरान को हम खत्म कर चुके हैं। तो अब पूरी दुनिया जानना चाहती है कि अगला कदम क्या। कोई भी इस तरह की अस्थिरता नहीं चाहता है। अगर वाकई आप खत्म कर चुके हैं, अगर वाकई आप एक रेजिम चेंज को देख रहे हैं, तो वो आखिर किस तरीके से होगा। अगर ये एक लोकलाइज्ड युद्ध होता, अगर 2 या 3 देशों के बीच होता, जैसे रूस और यूक्रेन की बात हो गई, तो वहां पर उसका उतना व्यापक असर, उसका भी असर पड़ा। हम्म। वहां पर भी उससे भी बहुत सारी चीजें निर्धारित हुई और जी। आज भी होती हैं। जी। लेकिन जितना व्यापक असर इस युद्ध का इसका पड़ है। रहा है, उसके लिए जवाबदेही बनती है। मुझे नहीं लगता कि वो 3 देश आपस में केवल ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम तो भाई 20 दिन और लड़ेंगे या 25 दिन और लड़ेंगे या 1 महीना और लड़ेंगे। इनकी जवाबदेही पूरी दुनिया की तरफ बनती है, हमारी आपकी तरफ बनती है, भारत से लेकर पूरे गल्फ की तरफ बनती है। आखिर तो जाने जा रही है, आखिर तो जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा रही है। बहुत सारे देश किस तरीके से आगे वो देखेंगे आप। एक पूरा एक त्योहारों का महीना देख लीजिए। और केवल ऐसा नहीं कि ईरान, बल्कि उनके साथ साथ पूरा का पूरा जो खाड़ी के देश है वहां पर जो ईद का त्योहार रहा उस पर असर पड़ गया। अब कल ये भी तो देखिए ना कि ईरान के हमले में पैलेस्टीन की, मतलब पहले फिलिस्तीनी मौतें हुई हैं, 3 महिलाओं की मौत वहां पर हो गई। कई वहां पर बुरी तरीके से घायल हो गए। एक जगह जब मैं पहुंची थी वहां पर सहरी के लिए सुबह जो अरब कम्युनिटी थी वहां पर उसके लिए उठ रहे थे, और वहां पर उनकी घर पर बम गिर गया था जहां 58 लोग इंजर हो गए थे। तो वो चीजें भी चल रही है। ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, इसका इकोनॉमिक एंगल है। ये केवल 2-3 देश आपस में डिस्कस करके, डिसाइड करके, तय करके नहीं स्थापित कर सकते हैं कि हम कितने दिन युद्ध लड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये जवाबदेही अंतर्राष्ट्रीय होनी चाहिए। और उसके लिए मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमने ये समझ लिया कि बेंजामिन नेतन्याहू अभी जीवित है। जी। उनका ये रुख हमने समझ लिया कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नहीं कहा, हम्म। लेकिन फिर भी युद्ध तो चल रहा है। रिजीम चेंज की बात श्वेता जो लगातार हम अमेरिका की तरफ से सुनते रहे हैं वो अभी नहीं हुआ है। युद्ध बंद करने की बात या फिर मिशन को प्राप्त कर लेने की बात बेशक अमेरिका की तरफ से कही जाती है, और अगार्ची और बाकी के लोगों की तरफ से साफ साफ बयान आते हैं कि युद्ध बंद कब होगा, अब हम ये डिसाइड करेंगे। बहुत सारे सवाल दुनिया में, बहुत सारे मैसेजेस, और जिस तरह की अभी अर्थव्यवस्था, मतलब आप देखिए आज शेयर बाजार में जिस तरह से क्रैश हुआ है सुबह से, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सबका असर है सीधा सीधा। तेल के मार्केट में भी कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में ऊर्जा का बहुत बड़ा संकट है। बेशक भारत ने अभी तक संभाला हुआ है, लेकिन इसका सीधा सीधा असर अभी नहीं तो कल पड़ेगा ही पड़ेगा। वाकई पड़ेगा, और बाजारों में दिख रहा है, सोने चांदी की कीमतों में दिख रहा है। और भले हम ये एक आध सूचकांकों की बात करते हो, लेकिन वो आखिर तो बड़ी तस्वीर है, बिग पिक्चर है। और हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं जो जो व्यक्ति अपना जीवन जीना चाह रहा है, उसका अगर थोड़ा थोड़ा भी उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता है तो उसको उस कॉस्ट ऑफ वॉर को झेलना पड़ रहा है। और इसीलिए मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि ये जवाबदेही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास इन सब की हो जाती है। और इस जवाबदेही के साथ बहुत आवश्यक हो जाता है इन चीजों को समझना कि आज अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऐसे लोगों की कमी है जिनकी जिनकी बात शायद सारे पक्ष सुनकर उस पर अमल करें और इस युद्ध के अंत की तरफ बढ़े। क्योंकि रेजिम चेंज किस तरह का होगा? जब लारीजानी को भी मारा गया उस समय भी ये कहा गया कि यही थे वो जो प्रोटेस्टर्स को मार रहे थे, उनको रोक रहे थे, उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे थे सत्ता के विरुद्ध वहां पर।
और इसीलिए अब लारीजानी को खत्म कर दिया है। तो अब जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बड़ी संख्या में निकलेंगे, पर वो नहीं निकले। अब किसके डर से नहीं निकले? क्योंकि कहने के लिए तो नेतृत्व वहां पर है नहीं। मुज्तबा खामेनेई को लेकर अभी तक तस्वीर साफ ही नहीं हो रही है कि क्या वो किस कैपेसिटी में एक्ट कर रहे हैं, उनको मतलब वो कहाँ है, वो कब सामने आएंगे। चेतावनियां तो हर तरफ से आ रही हैं। ईरान कहता है कि हमने अब तक कबाड़ मारा था अपना, अब देखना हम असली मिसाइल मारेंगे। इजराइल कहता है कि हमने आपको खत्म कर दिया है और अब देखिए अब 20 दिन में सब खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप रोज कहते हैं कि हमने इतना प्रतिशत नेवी, इतना प्रतिशत एयरफोर्स, इतना प्रतिशत ग्राउंड फोर्स, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स नहीं है। ये सारी चीजें अब बेंजामिन नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि हम पूरा अपना कोशिश कर रहे हैं कि आईआरजीसी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको, उनकी शिफ्ट जो है वो कम हो जाए। तो ये कटाक्ष और चेतावनी तो हर तरफ से हो रही है, लेकिन जमीन पर वो किस तरीके से नजर आएगी। युद्ध आपने लड़ा, युद्ध का एक उद्देश्य लेकर लड़ा। ईरान ने अपने आप को डिफेंड किया, डिफेंस में उसने सबको इन्वॉल्व कर लिया उसमें। अब सब कब तक इन्वॉल्व रहेंगे? अब श्वेता, कुल मिलाकर अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस्ट ऑफ द स्टोरी निकाली जाए और आपके लिहाज से, जिसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की वो जिंदा हैं, जिस तरीके से लगातार बयानों के बारे में कहा जा रहा था कि ईरान को जिस हालत में पहुंचाने की बात ये दोनों देश कर रहे थे वो नहीं हुआ है, उसके बारे में जिक्र किया। और सबसे महत्वपूर्ण बयान ये कि अमेरिका और इजराइल साथ साथ सोचते हैं, दोनों की सोच अलग नहीं है क्योंकि दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं। ये बयान बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल था और बहुत ज्यादा चर्चाएं थी इस पर कि दोनों के बीच में मतभेद है। तो यहाँ पे एक तरह से बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ये भी साफ किया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मतभेद की खबरें तो बहुत जोर शोर से आने लगी। ये भी बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। हालांकि जो तेल और गैस के ठिकानों पर हमला है उसको लेकर मैं इस बात को मानती हूँ कि दोनों देश एक राय नहीं रहे, क्योंकि एक अटैक हुआ उसके बाद इजराइल ने अपने हाथ खींचे। क्योंकि जिस तरीके से बाकी सब जगहों पर हमले होने लगे थे और ईरान जिस तरह से अपना रुख दिखाने लगा था, अग्रेसिव एकदम, उसके बाद मुझे लगता है कि उस चीज को लेकर चर्चा हुई है और इसीलिए उस दिशा में हमने नहीं देखा। पर पता नहीं, आज की रात आगे है, कल का दिन पूरा आगे है। बहुत संभल कर, बहुत डर कर सबको, सब एक एक पल को देखेंगे। जिस तरीके से बाजार प्रभावित हो रहा है, जिस तरीके से तेल की कीमतें प्रभावित हो रही हैं, इन सारी चीजों पर सबको नजर रखनी होगी कि हो क्या रहा है। लेकिन ट्रंप को लेकर अपनी बात सामने रखना, शशि मैं आपको बताऊं कि पूरे इजराइल में एक पोस्टर हर जगह आपको दिख जाता है। हालांकि वो एलईडी वाले पोस्टर्स होते हैं, चिपकाने वाले पोस्टर नहीं, एलईडी वाले पोस्टर्स पे वी थैंक गॉड एंड डोनाल्ड ट्रंप, इस तरह का आपको बहुत नजर आता। हालांकि बाद में मैंने देखा कि वो सारी चीजें हट गई। बेंजामिन नेतन्याहू को जब ये कहा जाने लगा कि आप ही ने खींचा है अमेरिका को इस युद्ध में, वो शायद एक तरीके से अपने अपने डोमेस्टिक जो वोटर्स हैं उनको भी एक संदेश देने की कोशिश हो सकता है रही हो। अब ट्रंप इस चीज पर क्या बोलते हैं वो देखना होगा। पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कम से कम अपनी तरफ से उस तस्वीर को साफ करने की कोशिश की है, क्योंकि इस समय अमेरिका उसका इकलौता और सबसे मजबूत एलाय है। और वो इस बात का जिक्र भी करते हैं, वो इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद भी करते हैं। और बात बात पर वो ये कहते हैं कि अमेरिका के साथ मिलकर ये बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है और अमेरिका के साथ मिलकर ही वो हमला और अपना उद्देश्य पूरा कर पाए हैं। और बहुत सही बात आपने कही कि चूंकि आज का पूरा दिन इस बात को लेकर चर्चा चलती रही है कि दोनों के ऑब्जेक्टिव इस युद्ध में अलग हैं और उसको जिस तरीके से उसका प्रचार प्रसार हुआ है, बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर ये तो दबाव था कि वो अपना कुशल क्षेम दिखाएं आकर। और इससे बेहतर नहीं हो सकता था कि आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें लाइव, बल्कि उसके साथ साथ ये बात क्लैरिफाई करना उनके लिए बहुत जरूरी था कि अमेरिका के साथ रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है उनका। श्वेता, 12 दिन का पहले हमने युद्ध देखा और क्योंकि अब लंबे समय से आप लगातार वहां बनी हुई हैं, एक और चीज हमारे दर्शकों को बताइए। बार बार कहा जा रहा था कि एयर डिफेंस सिस्टम जिस तरीके से इजराइल दावा करता रहा है वैसा नहीं है। पहले भी ईरान की तरफ से बहुत नुकसान पहुंचाया गया था और अभी भी ईरान की तरफ से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ताजा स्थिति, ताजा हालात वहां पर किस तरह के हैं, साथ ही साथ लोग किस तरीके से इन तमाम चीजों को ले रहे हैं? क्योंकि अगर आप घर के डोमेस्टिक का अगर तमाम लोगों के बयान और उन लोगों की सोच देखें तो बहुत बार लोग बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी सड़कों पर उतर आए हैं, नारेबाजी की गई है, सत्ता बदलाव की मांग की गई है।
आज नहीं, 2023 से पहले। हम्म। 2023 अक्टूबर में जो हमला हुआ था, उस समय जब मैं यहाँ पर आई थी, जब हमास के आतंकियों ने अगवा किया था लोगों को, यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चों को, उस समय उनके परिवार वाले एक यहाँ पर टेल-अवीव में ही एक चौक है, जी। जहाँ पर उन्होंने सबकी तस्वीरें लगा रखी थी और ब्रिंग हिम बैक करके वो पूरी एक मुहिम चलती थी। उससे ठीक पहले उन पोस्टरों के नीचे अगर आप देखते, तो वो तस्वीरें लगी हुई थी जो एक करप्शन के इश्यूज को उठाते हुए इनके परिवार को लेकर जोड़ते हुए उस तरह की चीजें थी। उसके बाद से बहुत हद तक आप वैसी आवाजें नहीं सुनेंगे। जी। अब जो आवाजें आप यहाँ पर सुनते हैं वो एंटी वॉर आवाज सुन लेते हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन उनकी संख्या उतनी नहीं। अब जैसे ईरान भी किस चीज को प्रूव कर रहा है कि कौन सा पक्ष चाह रहा है कि रेजिम ये रहे, कौन सा पक्ष चाह रहा है कि नहीं रहे, कितनी संख्या में किसके समर्थक निकलते हैं। और वैसी ही स्थिति मुझे लगता है कि दुनिया भर के देशों में कम से कम दो विचारों वाली स्थिति तो होती ही है। यहाँ पर आप सही कह रही हैं, नेतन्याहू को लेकर सवाल बने हुए थे, लेकिन उन आप बीबी माई हीरो लिखा हुआ भी आप इजराइल के भीतर जगह जगह पर इस तरह के पोस्टर्स भी देख लेंगी। ये इतने लंबे समय तक अगर कोई सत्ता में रहता है तो विरोध और समर्थन दोनों बना रहता है, मतलब एक बड़ा कट्टर फैन क्लब भी है और विरोध के सुर भी हैं। बिल्कुल, वैसे भी वॉर के बीच में देश एकजुट होकर एक साथ निकल कर आता है। वही हम इजराइल की बात करें तो वहां भी हमें देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता इस तमाम जानकारी के लिए। आप भी बहुत अपना ख्याल रखें, क्योंकि लगातार श्वेता वॉर जोन में है, अलग अलग जगहों से तमाम चीजों को रिपोर्ट कर रही हैं।